हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे चैनल योर स्टडी गाइड पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड। और आज हम इसका यहाँ से करेंगे पार्ट। ठीक है, यहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने यहाँ तक करवा दिया था। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओकेजनली However, the existing theory is simply unable to explain new observations। मतलब आज की जो थ्योरी है वो न्यू ऑब्जर्वेशंस को बताने के लिए, मतलब न्यू ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी नहीं है। दिस कॉजेस अ मेजर अपहीवल इन साइंस। और जब जब और इसकी वजह से साइंस में जो है वो काफ़ी अपहीवल आया है। मतलब आज की जो थ्योरीज हैं वो न्यू ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी नहीं है। इस वजह से साइंटिस्ट जो है वो न्यू एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं ताकि उन जो न्यू ऑब्जर्वेशंस हैं उनको क्लियरली एक्सप्लेन किया जा सके। इसी की वजह से इसमें लिखा गया है कि दिस कॉजेस अ मेजर अपहीवल इन साइंस। अपहीवल मतलब ऊपर उठाना। ठीक है दोस्तों। अपहीवल इन, कहाँ गए हम, हाँ, अपहीवल इन साइंस। इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में इट वाज रियलाइज्ड दैट न्यूटोनियन मैकेनिक्स, मतलब 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में ये रियलाइज़ किया गया कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है वो बहुत ही सक्सेसफुल थ्योरी थी। मतलब उस टाइम तक की बहुत ही सक्सेसफुल थ्योरी थी न्यूटोनियन मैकेनिक्स। अब ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स क्या है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। कुड नॉट एक्सप्लेन सम ऑफ द मोस्ट बेसिक फीचर्स ऑफ एटॉमिक फेनोमेना। ये सक्सेसफुल थ्योरी थी, लेकिन ये जो एटॉमिक फेनोमेना होता है उसके जो बेसिक फीचर्स होते हैं उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर सकी। ठीक है, इसीलिए द देन एक्सेप्टेड वेव पिक्चर ऑफ लाइट फेल्ड टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रॉपरली। इसी वजह से उस टाइम पे जो एक्सेप्टेड वेव पिक्चर, लाइट की जो वेव पिक्चर थी वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रॉपरली डिफाइन करने में फेल हो गई। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ अ रेडिकली न्यू थ्योरी। और इसी वजह से एक न्यू थ्योरी बनाई गई जिसका नाम था क्वांटम मैकेनिक्स। ताकि इससे, और इस थ्योरी को जो क्वांटम मैकेनिक्स है, इस थ्योरी को बनाने का मेन पर्पस यही था कि इससे एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फेनोमेना को इजीली और अच्छी तरह से समझा जा सके। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। Just as a new experiment may suggest an alternative theoretical model, a theoretical advance may suggest what to look for in some experiments. The result of experiment of scattering of alpha particles by gold foil in 1911 by Ernst Rutherford 1871 to 1937 established the nuclear model of the atom। मतलब एक एक्सपेरिमेंट किया गया था अर्नस्ट रदरफोर्ड ने 1871 से 1937 के बीच में एक एक्सपेरिमेंट किया था अल्फा पार्टिकल्स को स्कैटर करके। ठीक है, एक गोल्ड फॉइल के थ्रू गोल्ड फॉइल से उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, 1911 में किया था। और इससे उन्होंने एटम का जो न्यूक्लियर मॉडल होता है वो कैसे होता है इस चीज़ को उन्होंने एक्सप्लेन किया था। वैसे ये कोई नई चीज़ नहीं है, इसके बारे में भी आपने 9th में पढ़ा हुआ है। अगर 9th आपकी क्लियर है तो ये 11th आपको ईजिली आ जाएगी। वो कहते हैं ना कि 6th 8th 10th और 12th, 7th 9th और 11th ये कर ली तो आपका बेड़ा पार है। ठीक है, विच देन बिकेम द बेसिस ऑफ द क्वांटम थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। और ये जो था हाइड्रोजन क्वांटम थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन थी। ठीक है, ये एक थ्योरी थी जिसे नील्स बोर ने दिया था 1913 में। और इस थ्योरी के लिए ये जो न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम जो था ये वाली थ्योरी थी। मतलब हम सिंपल वर्डों में कहें तो अर्नस्ट रदरफोर्ड का जो न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम था ये क्वांटम थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए बेसिक था, बेसिस बन गया था। और जिस थ्योरी को 1913 में नील्स बोर ने दिया था। ठीक है, इनका टाइम था 1885 से 1962। On the other hand, the concept of antiparticle was first introduced theoretically by Paul Dirac।
एंटी पार्टिकल को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया गया था थ्योरेटिकली एक साइंटिस्ट के थ्रू, और उनका नाम था पॉल डायरेक। 1902 से 1984 तक। इन्होंने 1930 में कंफर्म किया था, इन 1930 एंड confirmed 2 years later by the experiment discovery of positron anti-electron by कार्ल एंडरसन। 1930 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उसके 2 साल बाद 1930 में इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था और 2 साल बाद इन्होंने कंफर्म किया बाय द एक्सपेरिमेंटल डिस्कवरी, जब कार्ल एंडरसन ने एक एक्सपेरिमेंटल डिस्कवरी के थ्रू पॉजिट्रॉन यानी एंटी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, उसके बाद इन्होंने इसको कंफर्म किया था। अब हम यहाँ स्टार्ट करेंगे दोस्तों। यहाँ से फिजिक्स इज़ अ बेसिक डिसिप्लिन इन द कैटेगरी ऑफ नेचुरल साइंस। मतलब अगर नेचुरल साइंस की स्टडी करनी है तो फिज़िक्स जो है वो बेसिक डिसिप्लिन है, उसके लिए फिज़िक्स इम्पॉर्टेंट है, कंपलसरी है। विच ऑल्सो इंक्लूड्स अदर डिसिप्लिन्स लाइक केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और इसके अलावा फिज़िक्स के अलावा बायोलॉजी भी है, केमिस्ट्री भी है। द वर्ड फिज़िक्स जो ये वर्ड फिज़िक्स जो है ये ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है नेचर। इट्स संस्कृत इक्विलेंट, और इसको संस्कृत में भौतिकी बोलते हैं, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। दैट इज़ यूज्ड टू रेफर टू द स्टडी ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। और फिज़िक्स का मतलब होता है फिजिकल वर्ल्ड की स्टडी करना। दोस्तों ये बुक जो है वो थोड़ी मोटी है, इस वजह से आपको इसके जो एंड के वर्ड्स से जो हैं ये दिखाई नहीं दे रहे होंगे, ठीक है, लेकिन मैं बोलते चल रहा हूँ इसलिए आपको ईजिली समझ में आ रहा होगा। Physical world. A precise definition of this discipline is neither possible nor necessary. A precise definition of this discipline. अच्छा, फिजिक्स की जो प्रिसाइज डेफिनेशन है वो ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है। इज़ नाइदर पॉसिबल, मतलब ना तो पॉसिबल है और ना ही नेसेसरी है। मतलब ना तो ये पॉसिबल है और ना ही ये इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। जब ज़रूरी नहीं है तो फिर बनाई क्यों गई है। वी हैव ब्रॉडली डिस्क्राइब फिजिक्स एज अ स्टडी ऑफ द बेसिक लॉज ऑफ नेचर। जैसा कि हमने अभी डिस्क्राइब किया है कि फिज़िक्स जो है वो नेचर के लॉज की बेसिक स्टडी होती है फिज़िक्स, एंड देयर मैनिफेस्टेशन इन डिफरेंट नेचुरल फेनोमेना। The scope of physics is described briefly in the next section. फिज़िक्स का जो स्कोप है वो दूसरे सेक्शन में ईजिली बहुत ही अच्छी तरह से मतलब ब्रीफली डिफाइन किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। Here we remark on two principal trusts in physics: unification and reduction. In physics, we attempt to explain diverse physical phenomena. फिज़िक्स में हम कई डाइवर्स फिजिकल फेनोमेना को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं इन टर्म्स ऑफ अ फ्यू कॉन्सेप्ट्स एंड लॉज। कुछ लॉज और कॉन्सेप्ट्स की फॉर्म में, या फिर इन टर्म्स ऑफ भी बोल सकते हैं। द एफर्ट इज टू सी द फिजिकल वर्ल्ड एज मैनिफेस्टेशन ऑफ सम यूनिवर्सल लॉज इन डिफरेंट domains and conditions. For example, the same law of gravitation given by Newton describes the fall of an apple to the ground, the motion of the moon around the earth, and the motion of planets around the sun. Similarly, the basic laws of electromagnetism, Maxwell's equations, govern all electric and magnetic phenomena. The attempts to unify fundamental forces of nature, section 1.4, reflect this same quest for unification. मतलब दोस्तों कि फिज़िक्स में हम फिज़िकल फेनोमेना को जो है कुछ लॉज और कॉन्सेप्ट्स के फॉर्म में या फिर कुछ लॉज और कॉन्सेप्ट्स के टर्म में समझने की कोशिश करते हैं,
और इसका एफर्ट जो है उससे ये प्रॉफिट होता है कि फिज़िकल वर्ल्ड जो है वो कुछ यूनिवर्सल लॉज और कुछ यूनिवर्सल लॉज से मैनिफेस्ट हो रखा है अलग अलग डोमेन्स और कंडीशंस में। जैसे कि मतलब एक लॉ जो है वो कई कई चीज़ों के लिए यूज़फुल हो सकता है, और इसमें कई एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। जैसे पहला एग्जांपल है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये सेम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ना, इस लॉ को न्यूटन ने दिया था। ठीक है, ये बताता है कि एप्पल जो है वो ग्राउंड पे गिरता है यानी ज़मीन पे गिरता है। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, ठीक है, मतलब अर्थ जो है मतलब मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ रोटेट होता है, मूव करता है। एंड द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, और प्लैनेट्स का सन के अराउंड रिवॉल्व करना, मोशन करना। ठीक है, सिमिलरली द बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, है ना, बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो कि मैक्सवेल्स ने दिया था, मैक्सवेल्स इक्वेशन। ठीक है, गवर्न ऑल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमेना, ये मैक्सवेल ने जो लॉ दिया था, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इससे हर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना को डिटेक्ट किया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है। द अटेम्प्ट्स टू यूनिफाई फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर रिफ्लेक्ट दिस सेम क्वेस्ट फॉर यूनिफिकेशन, है ना। तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक लॉ जो है उससे कई चीज़ों को हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं। और सेम चीज़ यहाँ पे भी दी हुई है, अ रिलेटेड एफर्ट इज टू ड्राइव द प्रॉपर्टीज ऑफ अ बिगर मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम फ्रॉम द प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शंस ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट सिंपलर पार्ट्स। दिस अप्रोच इज कॉल्ड रिडक्शनिज्म and is at the heart of physics. For example, the subject of thermodynamics developed in the 19th century. एग्जाम्पल के तौर पे थर्मोडाइनमिक्स सब्जेक्ट जो 19th सेंचुरी में बनाया गया था, डील्स विद बल्क सिस्टम इन टर्म्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़। ये डील करता है बल्क सिस्टम के साथ माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ की फॉर्म में या फिर माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ की टर्म में, जैसे कि टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी एक्सेट्रा। Subsequently, the subjects of kinetic theory and statistical mechanics interpreted these quantities in terms of the properties of the molecular constituents of the bulk system. In particular, the temperature was seen to be related to the average kinetic energy of molecules of the system. मतलब इस पार्ट में हमें ये कहा गया है कि किसी भी बड़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ को अगर ड्राइव करना है तो ठीक है, प्रॉपर्टीज़ एंड इंटरेक्शंस ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट सिंपलर पार्ट्स, दिस अप्रोच इज कॉल्ड रिडक्शनिज्म। ठीक है, अ रिलेटेड एफर्ट इज टू ड्राइव द प्रॉपर्टीज़, मतलब ये वाला पार्ट जो है, और इसमें फिज़िक्स का हार्ट जो है, फिज़िक्स का हार्ट कहा जाता है थर्मोडाइनमिक्स को। क्यों? क्योंकि थर्मोडाइनमिक्स जो है वो बल्क सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है, या फिर यूँ कहें कि डील करता है, किसके फॉर्म में और किसके टर्म्स में, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, इन सब की फॉर्म में ये थर्मोडाइनमिक्स जो है वो डील करता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास हमारी बस यहीं तक थी। इसके नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आई होप आप सभी को मेरा तरीका समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।